शुरू करते हैं फिर क्लास आज की। तो देखिए, एनएम का मतलब बता चुका हूं मैं, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, नर्सिंग का मतलब होता है सेवा, मिडवाइफ का मतलब होता है प्रसव से संबंधित कार्य। तो ऐसी सेविका जो प्रसव से संबंधित कार्यों में सहायता करती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? एनएम कहलाती है। अब हमने जो टॉपिक हमने शुरू किया था पहला कल, वो किया था स्वास्थ्य संगठन। केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य संगठन देख चुके थे जिसमें मंत्रालय था और महानिदेशालय था। फिर राज्य स्तर पर हम स्वास्थ्य संगठन देख चुके थे जहां पर मंत्रालय था और निदेशालय था। और ये क्या कर रहे थे? ये जैसे केंद्र स्तर पर जो सिस्टम था वो पूरे भारतवर्ष के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं और नीतियां बना रहा था, और जो राज्य स्तर पर था वो एक राज्य के लिए। अब बात आती है कि नीतियां तो ऊपर से बनकर आती हैं कि भाई मरीजों को इतना इलाज दो, इतनी दवाइयां दो, लेकिन वो मरीज जाएंगे कहां? तो वो मरीज किसी न किसी समुदाय का हिस्सा होते हैं। और समुदाय का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रामीण समुदाय या शहरी समुदाय। ग्रामीण एक समुदाय हो गया, शहरी एक समुदाय हो गया। तो प्रधानमंत्री ने अगर कोई योजना कह दी या कह दिया कि भाई आयुष्मान कार्ड आपको मिलेंगे या आयुष्मान के द्वारा आपका मुफ्त इलाज होगा, तो वो इलाज होगा कहां? अस्पतालों में। कहां होगा? अब वो अस्पताल या तो ग्रामीण समुदाय से जुड़े हुए होंगे या फिर शहरी समुदाय से जुड़े हुए होंगे, यही तो बात होगी। तो देखिए, जो जिला लेवल पर है, जो हम ये पढ़ने वाले हैं, जिला स्तर पर जो स्वास्थ्य संगठन है, उसको अगर हम देखें तो वो हमारा 3 कैटेगरी में बंटता है। सबसे नीचे उपकेंद्र, यानी ये ग्रामीण स्तर की पहली प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई होगी। समझ में आ रही बात आपको? ग्रामीण समुदाय की, यानी जो ग्राम का एक व्यक्ति है, वो अपने हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहले कहां जाएगा? उपकेंद्र। अब उपकेंद्र के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पीएससी, उसके ऊपर सीएससी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसके ऊपर जिला अस्पताल। ठीक है। अब देखिए, जिला अस्पताल तो जिले में एक ही होगा, जिला अस्पताल तो जिले में एक ही होगा, जिला मुख्यालय पे। लेकिन ये उपकेंद्र और सीएससी और पीएससी, इनकी कुछ जनसंख्या निर्धारित की गई है। अगर मैं यहीं पे समझाने का प्रयास करूं आपको, अगर मैं यहीं पे समझाने का प्रयास करूं, तो हम ये देखते हैं कि यही याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये जो उपकेंद्र होगा, ये 5000 की जनसंख्या पर बनते हैं। कितनी जनसंख्या पर? 5000 की जनसंख्या पर कितने उपकेंद्र होंगे? एक। अगर मैं इसकी बात करूं पीएससी की, तो इसका मानक है 30,000 की जनसंख्या। कितनी जनसंख्या पर होंगे? 30,000। और अगर मैं सीएससी की बात करूं तो ये होंगे 1,20,000 की जनसंख्या। 1,20,000 की जनसंख्या पर सीएससी होगा, 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएससी होगा, 5,000 की जनसंख्या पर एक उपकेंद्र होगा। यह आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए। बहुत आसान सा सवाल है। अब हमें एक एक करके इनको पढ़ना है। अगर हमने उपकेंद्र को पढ़ लिया तो सारे केंद्र पढ़ लिए, क्योंकि ये प्राथमिक इकाई है। अब उपकेंद्र के क्या क्या कार्य हैं, अब उसके ऊपर वो कार्य तो उपकेंद्र के जो है वो तो वहां रहेंगे। जैसे सपोज दैट उपकेंद्र का कोई भी एक कार्य है ए, तो वो कार्य भाई प्राथमिक का भी होगा, यहां भी चलेगा और यहां भी चलेगा। बस क्या होगा, उस ए के बाद बी और जुड़ जाएगा, बी यहां जुड़ गया, बी में सी यहां जुड़ जाएगा, सी में यहां। मतलब जिला लेवल पर जो स्वास्थ्य की सर्वोच्च संस्था होगी वो जिला अस्पताल होगा। मतलब यहां पर हर तरह का बेहतर से बेहतर इलाज होगा, और ये सबसे निम्नतम इकाई होगी। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? उपकेंद्र। क्या डालेंगे जी? उपकेंद्र। उपकेंद्र। उपकेंद्र को क्या कहते हैं? सब सेंटर। और इसी को हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया था? एससी। तो सबसे पहली चीज जो ये उपकेंद्र हैं,
ये ग्रामीण समुदायों की पहली यानी ग्रामीण समुदाय की प्राथमिक इकाई होती है जो 5000 की जनसंख्या पर एक उपकेंद्र बनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो आप इसमें ये लिख देंगे 5000 की जनसंख्या पर एक उपकेंद्र होता है। एक चीज अभी पढ़कर आए। दूसरी चीज के बारे में क्या जानिए आप, ग्रामीण समुदाय की प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई होता है। यानी जो ग्रामीण समुदाय है वो सबसे पहले कहां इनरोल होता है, उपकेंद्रों पर। उसका रजिस्ट्रेशन कहां होता है, उपकेंद्र पर। और रजिस्ट्रेशन या तो आशा करेंगी, आंगनवाड़ी करेंगी, एनम करवाएगी, है ना। वो हम देखेंगे धीरे धीरे क्या सिस्टम चलेगा, अभी आप सीखेंगे। तीसरी चीज, प्रत्येक उपकेंद्र पर 2 सरकारी स्टाफ होता है। 2 सरकारी स्टाफ होता है। इसमें एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और दूसरा स्टाफ होगा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आप समझने का प्रयास करें। हमने आपको सबसे पहले ये चीज बताई कि उपकेंद्र क्या होता है, उपकेंद्र कहां पर होता है, उपकेंद्र में कितना स्टाफ होता है। मैंने यहां पर साफ साफ लिखा 2 सरकारी स्टाफ, क्योंकि आशा सरकारी नहीं होती। कोई भी स्वयंसेवी वहां पर हो सकता है, ऐसा लिखा मिलता है कि 2 स्टाफ के अतिरिक्त। आप समझ लीजिए कि समझना भी है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि उपकेंद्र पर कितना स्टाफ होगा तो संख्या 2 ही है, अगर संख्या पूछ ले तो। लेकिन अगर उसने कहीं लाइंस में कोई ऐसा पंक्तियां दे रखी हैं और उसमें लिखा है उपकेंद्र पर होते हैं 1 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और उसमें फिर दे देती है आप स्वयंसेवी। तो स्वयंसेवी कौन है आप लोग, जो अपनी इच्छा से स्वयंसेवी कार्यकर्ता, मतलब स्वयंसेवी कार्यकर्ता का मतलब हो गया जो अपनी इच्छा से वहां पर कार्य कर रहा है। आंगनवाड़ी ऐसे ही कार्यकर्त्री होती हैं, आशा ऐसे ही कार्यकर्त्री होती है, क्योंकि इनका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। ये अपनी इच्छा से आगे आती हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए या लोगों की सहायता के लिए ये काम करना चाह रहे हैं। वो अलग बात है, चूंकि वो अपना समय खराब कर रहे होते हैं तो सरकार उन्हें कुछ मेहनताना दे देती है। लेकिन आंगनबाड़ी जो है वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नहीं होती है। वो आप समझिएगा महिला एवं बाल विकास, जो पुष्टाहार विकास है, जो पोषण से संबंधित काम करता है, आंगनवाड़ी उससे संबंधित होती है। और आशा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होती है। बात समझ में आ रही है। आंगनवाड़ी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नहीं होती है। आंगनवाड़ी महिला एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग होता है, उससे संबंधित होती है। इसीलिए आप देखते होगे आपके गांव देहात में जब आंगनवाड़ी आती होगी तो वो कभी दलिया बांट रही है, कभी घी बांट रही है, कभी तेल बांट रही है। तो वो क्या है, पुष्टाहार, पोषण से युक्त सामग्रियों को बांटने का काम करती है। जबकि जो आशा है वो स्वास्थ्य, जैसे जांचें लिख दी एनम ने, तो उनको कौन कराने ले जाएगा, पीएससी पे सीएससी पर आशा कराने ले जाएगी। तो वो स्वास्थ्य, वैक्सीनेशन है तो बुला के कौन लाएगा घर से, आशा बुला के लाए।
डिलीवरी करानी है तो कौन लेकर जाएगी, आशा लेकर। तो ये आप समझिएगा। अब यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वो बनता है कि उपकेंद्र के कार्य क्या क्या हैं, उपकेंद्र के कार्य। ठीक है, तो यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे। अगला, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है। अच्छा नोट्स बनाने का मतलब होता है आपको याद अच्छे से होगा। जितना साफ नोट्स बनाएंगे उतना अच्छे से आप किसी अलग अलग, जैसे मैं हेडिंग डाल के पढ़ा रहा हूं ऐसे ही आप पढ़ें। उपकेंद्र के कार्य, यानी उपकेंद्र पर कौन कौन से कार्य संपादित होते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये लिखा हुआ पढ़ना है हम, जो लिखा हुआ है, जो नियम है। अब आप इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखेंगे, सर ये तो गांव में हमारे अस्पताल में नहीं होता। वो नहीं होता क्योंकि फैसिलिटी नहीं होती। लेकिन नियम यही है कि जो मैं यहां आपको बताऊंगा वो उपकेंद्र पर ही होना चाहिए, बट होता नहीं है। वजह, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, स्टाफ नहीं है, लोगों में इच्छा शक्ति भी नहीं है, ना तो सरकारी आदमियों में और ना ही गांव के लोगों में। हाँ, अब तो मतलब सीधा शहर की ओर रुख कर जाते हैं, अपनी जांच करा लेंगे, सीधा सरकारी अस्पताल पहुंच जाएंगे। लेकिन जो नियम है उपकेंद्र का, हमें तो नियम से पढ़ना है। तो उपकेंद्र में सबसे पहला कार्य है मातृत्व की देखभाल। मातृत्व देखभाल। अब ये मातृत्व देखभाल वही तीन तरह से होती है। प्रसव पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के बाद। प्रसव पूर्व एएनसी, प्रसव के समय आईएनसी और प्रसव के बाद पीएनसी। एएनसी का मतलब मैंने बताया था एंटीनेटाल, ठीक है। प्रसव के समय इंट्रानेटाल और प्रसव के बाद पोस्टनेटाल केयर। सी का मतलब क्या गया, केयर। तो एंटीनेटाल केयर, इंट्रानेटाल केयर, पोस्टनेटाल केयर, मैं पहले लिख देता हूं। तो मातृत्व देखभाल जो यहां पर होगी वो तीन रूपों में हमें दिखाई देगी। प्रसव पूर्ण देखभाल को केयर बोलेंगे इंग्लिश में, इसको हम एएनसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, एएनसी। दूसरा, प्रसव के दौरान देखभाल, इसको आईएनसी बोलेंगे। तीसरा, प्रसव के बाद देखभाल, इसको पीएनसी बोलेंगे। एएनसी का मतलब हो गया एंटीनेटाल केयर, एंटीनेटाल केयर। आईएनसी का मतलब हो गया इंट्रानेटाल केयर और पीएनसी का मतलब हो गया पोस्टनेटाल केयर। तीनों की तीनों आपकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। पूछ सकता है, जब मैं अभी डिटेल से पढ़ाऊंगा तो फिर तो इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। आईएनसी में कौन सी जांचें लिखी जाएंगी, पीएनसी में कितने दौरे होंगे, एएनसी। एएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला आप डालेंगे एंटीनेटाल केयर में क्या क्या होगा। नोट्स ऐसे बना रहे हैं साफ साफ, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा, फिर बता दे रहा हूं मैं।
प्रसव पूर्व देखभाल। यानी जब एक स्त्री प्रेग्नेंट है, उसके पेट में शिशु है, तो उसके जितनी भी चेकअप, जांचें, जो भी कुछ वैक्सीनेशन, वो सब किस में आएगा? प्रसव पूर्व देखभाल में। क्योंकि प्रसव का मतलब डिलीवरी से लगाएंगे आप, तो डिलीवरी से पहले जो भी कुछ है वो सब क्या होगा? उसमें होगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज, उपकेंद्र पर आपने देखा पोस्टिंग है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। यानी आप सबसे पहले तो ये जानिए कि जो एनम है, एनम की जो पोस्टिंग होगी, आप एनम बन जाएंगे तो आपकी पोस्टिंग के लिए आपको एक क्या मिलेगा? उपकेंद्र। एनम की पोस्टिंग एक उपकेंद्र पर होगी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एनम यानी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो कहां का स्टाफ है? उपकेंद्र। वो पीएचसी का स्टाफ नहीं होता, वो सीएससी का स्टाफ नहीं होता, वो जिला लेवल का स्टाफ नहीं होता, वो कहां का स्टाफ है? उपकेंद्र। तो यहां पर अगर हमने इसका उपकेंद्र का एक कार्य लिखा माता की देखभाल, तो इसे पुरुष तो करेगा नहीं, इसे कौन करेगा? महिला। तो यहां पर जितने भी मैं कार्य बताऊंगा इन तीनों स्टेजेस की, एएनसी, आईएनसी और पीएनसी की, वो कौन कर रहा है? एनम। वो कौन कर रहा है? एनम। क्योंकि मातृत्व देखभाल करना है, और मातृत्व देखभाल किसी पुरुष कार्यकर्ता की काम नहीं है, ये काम किसका है? आप लोगों का है, महिला काम कार्यकर्ता का है। तो यहां पर जितना भी जो भी कुछ है वो सब एनम कर रही है। तो इसमें जो पहला काम है, वो सबसे पहला काम तो होगा एनम द्वारा रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला काम क्या है जी? एनम द्वारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसका? मां, उस जो मां है जिसके पास हम जा रहे हैं, जो भी बच्चा जनने वाली है, तो उसका सबसे पहले नाम, पता, पूरा डिटेल उसकी जो है एक फॉर्म भरा जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन आप उसका कराएंगे। ठीक है। दूसरी बात, 4 एंटीनेटाल विजिट करनी है एनम को। 4 एंटीनेटाल विजिट कि कौन करेगा? ये भी एनम। मैंने कहा कंफ्यूज तो होना ही नहीं है अब आपको, क्योंकि देखिए एनम ना जाके आशा को भेज दे वो अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड किसको रखना है? एनम को। तो वो जांच एनम ही तो करवा रही है, भले से वो एनम बैठी है उपकेंद्र पर, उसने कहा आशा से भाई तुम चली जाओ, जाओ देख आओ, नाम पता लिखवाए आओ, कर आशा रही है काम। लेकिन यहां तो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एग्जाम में आशा को रोल ही नहीं है, क्योंकि आशा वहां का स्टाफ है ही नहीं, स्टाफ तो वहां का एनम है, जिम्मेदार तो वहां की एनम है ना। तो एनम ही 4 एंटीनेटाल विजिट करेगी, और ये क्वेश्चन 2022 में आ रखा है। 2022 यूपी SSSC में जो हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन आया था, और इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं आप? 4 प्रसव पूर्व भेंट। अब देखिए भेंट किसके साथ? अरे जो जननी है, जो जच्चा है, हाँ जो जच्चा है। तो ये जो 4 हैं, ये 4 विजिट के भी अलग अलग समय हैं। पहली विजिट कब करेगी? क्वेश्चन क्या बनेगा? तो ये जो 4 विजिट हैं, पहली विजिट, पहली भेंट, बारह सप्ताह। अब 12 सप्ताह किसका? 12 सप्ताह किसका? प्रेगनेंसी का। अंडरस्टूड है ना इतना? तो 12 सप्ताह पे पहली वो कर देगी भेंट उससे। अच्छा अब क्या हो गया? नहीं वो अधिकतम है, ये बिल्कुल आप यहां से लिखें, ये गर्भधारण से 12 सप्ताह तक, ऐसे लिखें ये। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात काटूंगा नहीं, लेकिन जो
जो पहली उसमें ड्यूरेशन डेट लास्ट की पूछी जाएगी। जैसे मैं ये पूछा जाएगा कि भाई ये तो तय है कि जब पता हमें चलेगा तो पहले दिन तो पता चलेगा नहीं, पहले दिन तो खुद जच्चा को नहीं पता चलता, जच्चा को भी 1 महीने बाद पता चलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एनम को जब एनम का पहली भेंट का दायित्व या काम कब तक है, तो उसकी प्रेगनेंसी से 12 हफ्ता तक। जैसे मान लीजिए उन्होंने आशा को भेजा, आशा ने बताया भाई गांव में 4 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, तो कितने कितने माह की प्रेग्नेंट है, अब वो लिस्ट बनाएगी। तो जैसे ही उसको पता चला वो तुरंत दौरा उसका कर देगी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 12 किसी का पता चला लेट, किसी का पता चला लेट, सपोज दैट मैं लिख देता हूं, जैसे दूसरी वेट है 14 से 26 है डेटा, दूसरी भेंट जो है वो है 14 से 26 सप्ताह। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं कि पहली भेंट उसको लेट पता चली, मान लीजिए हाँ उसे, अब चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए दूसरा इसमें है तीसरी 28 से 34 सप्ताह पर, तीसरी भेंट कब है 28 से 34 सप्ताह। और चौथी अंतिम भेंट जो वो करेगी बच्चा पैदा होने से पहले, तो वो करेगी 36 सप्ताह, 36 सप्ताह, या मतलब 36 सप्ताह से लेकर, इसको लिख दीजिएगा आप, 36 सप्ताह से लेकर, दिखाई दे रहा है ना सबको, 36 सप्ताह से, सॉरी 36 सप्ताह से जो भी उसका अंतिम समय होगा या अंतिम सप्ताह तक, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भी ये कर सकती है, 1-2 दिन पहले भी कर सकती है, लेबर पेन के आसपास भी कर सकती है। बात समझ में आ रही है? तो पहली भेंट, दूसरी भेंट, तीसरी भेंट। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एएनसी विजिट कितनी होती हैं, एंटीनेटाल केयर विजिट कितनी होती हैं? आंसर क्या हो जाएगा 4। ये पहले 3 थी, पहले लास्ट वाली नहीं थी, आज भी लास्ट वाली वैसे कायदे में है नहीं, लेकिन 2021 में जो नए नियम आए हैं उसमें यह कहा गया है कि बच्चा जब पैदा हो तो आप उसके साथ हो, तभी तो आशा को रखा गया है। होती नहीं होती आशा साथ में, तो वो आशा एनम का तो रूप हो गई, अब एनम नहीं जा सकती तो आशा को भेज दिया जाता है। तो पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब कर दिया है। तो पहले 3 थी, लेकिन आप अभी का ध्यान रखें क्योंकि तभी ये क्वेश्चन भी आया था, 2021 में नए नियम बनकर आए हैं, इसलिए उस साल 2022 में ये सवाल आया था। और इसका आंसर क्या था? इसका आंसर क्या था? 4। हो गया इतनी बात। अब दूसरी बात आप समझें, दूसरी बात इसमें समझें, जो 14 से 16 वीक हैं, 14 से 16 सप्ताह, यानी ये कौन सी उसमें आए विजिट में, कौन सी विजिट में आए? दूसरी विजिट में। इस दूसरी विजिट में जो इनका इंपॉर्टेंट काम है वो है फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं बात समझ आई? समझ में आ गई? आपको तो आ गई होगी, आप करते रहते हो, बाकी सबको भी आई नहीं आई। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक जच्चा को आयरन की गोली और फॉलिक एसिड और आयरन की गोली चलती वो पीले पत्ते वाली गोली, ऐसी बोलते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, छोटी छोटी पीले पत्ते वाली 60 गोलियों का पत्ता आता है। हाँ, तो वो जो आयरन और फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो किस हफ्ता से आप जच्चा को चलाना शुरू करेंगे या कौन सी विजिट में चलाना शुरू करेंगे? तो क्या आंसर हो गया? दूसरी। तो लिख लेंगे फटाफट इसमें भी कि जो दूसरी विजिट है अर्थात 14 से 16 सप्ताह पर, अगला पॉइंट बना के लिख लेंगे इसमें, अगला पॉइंट बना के 14 से 16 सप्ताह में
एनम द्वारा अर्थात इसको ब्रैकेट में लिख दें, दूसरी भेंट के दौरान, दूसरी भेंट के दौरान एनम द्वारा जच्चा समझ जाएंगे, जच्चा को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, नोट्स बनाएं, बढ़िया तरीके से लिखें इसको, नोट्स बनाएं और बढ़िया तरीके से लिखें इसको कि कब दी जाती हैं। और अगर माह पूछ लेगा तो प्रेगनेंसी का कौन से माह हो गया? चौथा माह। अरे नहीं समझ में आई बात है? चौथा माह हो गया, नहीं हो गया? चौथा माह 14 से सब लिख लो ना, मैंने ये भाई मैंने पढ़ा दिया 14 16 सप्ताह और आपसे उसने माह में पूछ लिया तो चल जाएगा ना। हाँ ये लगाना 4 चौक 16। तो इसको मैं यहां पर भी भैया आप लिख लो, क्योंकि गलती करके नहीं जानी है कोई भी, बस 4 माह पर गलती नहीं करनी है कोई भी। छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो गए तो सिलेक्शन से हम बाहर हो जाते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो आयरन की गोली कब से शुरू करनी है एक एनएम को? 4 माह पर, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो ये इसकी डोज कितनी दी जाती है, इसकी डोज कितनी दी जाती है आयरन की? 100 मिलीग्राम प्रतिदिन, 100 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी जो है डोज दी जाती है, यानी जो टैबलेट होती है ये 100 mg की टैबलेट होती है। तो 100 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी क्या होती है? डोज होती है। इसकी जो डोज है, मात्रा है, वो कितनी है? 100 mg पर डे। ये भी नोट ऐसे ब्रैकेट में लिख दो कि जो आयरन की टैबलेट है इसकी जो डोज है वो कितनी है, ठीक है। इसके बाद यहीं पर एएनसी के दौरान ही एनम जच्चा को यह समझाती है, मोटिवेट करती है, इंफॉर्मेशन देती है, जानकारी देती है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। किसके बारे में? ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब हो गया स्तनपान। और कहती है, समझाती है कि आपको अपने शिशु को 6 माह तक स्तनपान कराना है। तो ये सब एएनसी देखभाल में ही आ रहा है। तो ये पॉइंट फटाफट बनाएंगे, फटाफट लिखेंगे। एनम जच्चा को ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान की जानकारी देती है, और समझाती है कि छह माह तक बालक को स्तनपान कराएं। लिखें, 6 माह तक बालक को स्तनपान कराएं। एक चीज। दूसरी चीज, टीटी का वैक्सीनेशन बीसी में तो होगा। कौन से उसमें होगा? पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में। कितने माह पे वैक्सीनेशन कितने लगते हैं? टीटी के इंजेक्शन
जी ठीक है। अगर किसी वजह से पेशेंट और बीमार है या नहीं मिला हफ्ते में निकल जाए तो ये 14 हफ्ते के बाद ऑक्सीजन से पहले दोनों डोज लग जाने चाहिए। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी 6 माह के भीतर भीतर दोनों टीके जो हैं लग जाने चाहिए। ठीक है, तो ये टीटी का वैक्सीनेशन जो भी एनम के द्वारा किया जाएगा, ये भी कहां किया जाएगा, इसी जगह किया जाएगा। लिख लेंगे, एनम द्वारा टीटी का वैक्सीन भी जच्चा को पहली तिमाही यानी गर्भ के पहले 3 माह के भीतर, पहली तिमाही का मतलब गर्भ धारण का जो पहला है, पहली तिमाही में देना चाहिए। तो टीटी का वैक्सीनेशन भी इसी का पार्ट है, ये भी आप लिख लेंगे, टीटी का वैक्सीनेशन भी इसका पार्ट है। हाँ, गर्भवती कह सकते हैं, गर्भवती कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जच्चा जनरली वैसे हाँ डिलीवरी के बाद ही जच्चा बोलेंगे। आप सही कह रही हो, गलत नहीं कह रही हो हैं। हाँ मतलब यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया ताकि आप समझ सके, लेकिन आप उसको गर्भवती शब्द का इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ गर्भवती। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि जो ये एएनसी है, इसमें गर्भवती महिलाओं की कौन कौन से टेस्ट एनम कराती है। जो एएनसी है, प्रसव पूर्व देखभाल है, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो सामान्य टेस्ट होते हैं सारे। सबसे पहला ब्लड प्रेशर, बीपी की जांच होगी, उसके बाद वेट वजन की जांच होगी, और उसके बाद एनीमिया की जांच होगी। अब तीनों ही रक्त से संबंधित हैं लगभग, कहीं ना कहीं इन तीनों जांचों से हमें एक बात पता चल जाएगी, भाई एनीमिया क्या है, रक्त की कमी, कि रक्त तो कम नहीं है ना, एनीमिया। ब्लड प्रेशर, कहीं बीपी का तो मरीज नहीं है, हार्ट वार्ट पे दिक्कत तो नहीं है कहीं, और वेट वजन कहीं बहुत कम तो नहीं है, बच्चे के गर्भ धारण के लायक है भी या नहीं है। तो ये 3 जांचें कौन कौन सी बताई मैंने, वेट, वजन, खून की जांच यानी एनीमिया, और बीपी ब्लड प्रेशर। तो लिख लेंगे, ये भी पॉइंट लिख लेंगे। एनम द्वारा एएनसी के दौरान, एएनसी समझ जाएंगे ना अब। हाँ अब तो ये शब्द ही ध्यान करना है, मैंने बताया ना इंग्लिश में ज्यादा ध्यान दें। एएनसी एंटीनेटाल, बार बार याद बोलते रहे। एएनसी के दौरान गर्भवती के सामान्य टेस्ट कराए जाते हैं, और ये कौन कौन से हैं, ब्लड प्रेशर का टेस्ट, एनीमिया का टेस्ट, एनीमिया जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो लिख लें खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, और तीसरा वजन, वेट। इन 3 चीजों की क्या की जाती है, जांच की जाती है, कहां पर, एएनसी के दौरान। हाँ वो सब इसी में जाता है ना, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर वगैरह सेकंड में आएगा। शुगर वगैरह जो है ना, जो आप कह रहे हो मतलब कि कौन कौन सी जांचें होंगी, वो आएगा सेकंड वाली में। ठीक है, हो गया इतना हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या एनम इस प्रेग्नेंट लेडी को रेफर भी कर सकती है, उसको रेफर करने का अधिकार है। तो आप कहेंगे हाँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को, किसको,
हाई रिस्क प्रेगनेंसी को, यदि उसको लगता है कि कुछ डेंजर है, कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, तो वो उसको तुरंत रेफर भी कर सकती है, उप केंद्र से आगे भेज सकती है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें, आगे लिख लेंगे इसमें, एनम हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ऐसी लिख दो इंग्लिश में। हिंदी क्या बनेगी? अधिक जोखिम गर्भ अवस्था, है ना, ये अधिक जोखिम गर्भवती। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को रेफर भी कर सकती है। देखिए यहां एक तरह से हम एनम के ही कार्य पढ़ रहे हैं सारे, क्योंकि मैंने बताया उपकेंद्र पर जो भी काम है वो एनम का ही है, तो हम एनम के ही काम पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। अब दूसरा आता है, ये देखिए मैं फिर से एक बार समझा दूं, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये जो हमने पढ़ा है अभी तक, वो ये पढ़ा है कि उपकेंद्र पर कौन कौन से कार्य होते हैं। अब उपकेंद्र पर जो जो कार्य होते हैं वो हमने आपको बताया कि उपकेंद्र पर कई कार्य होते हैं, जिनमें से पहला कार्य हम पढ़ रहे हैं मातृत्व की देखभाल, मैटरनिटी केयर। इंग्लिश क्या बनी इसकी? मैटरनिटी केयर। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें 3 तरह की देखभाल शामिल है। एएनसी एंटीनेटाल केयर, जो कि प्रसव, पूर्ण लिख दिया मैंने, ये पूर्व होगा सब, ये सब पूर्व होगा, सही कर लीजिएगा इसको। आप लोगों ने भी पूर्ण ही लिखा होगा, मुझे विश्वास है? चलो पूर्व भी करना इसको, गलती से मुझसे ही लिखा गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान देखभाल इंटरनेटाल, प्रसव के बाद देखभाल पोस्टनेटाल। अब प्रसव पूर्व देखभाल में क्या क्या काम मैंने बताया आपको अभी तक, वो बताए। सबसे पहले एनम रजिस्ट्रेशन करेगी गर्भवती महिला का। दूसरी बात, गर्भवती महिला से 4 बार मिलेगी। कितनी बार? 4 बार मिलेगी, मुलाकात करेगी घर जाकर, ये सब गृह भेंट है, उससे मिलना है उसको। तो पहली गर्भ धारण से 12 सप्ताह तक है, दूसरी 14 से 26 सप्ताह तक है, तीसरी 28 से 34 सप्ताह तक है, और चौथी 36 सप्ताह से बच्चे के जन्म से ठीक पहले तक है, कभी भी कर ले। उसके बाद इसी देखभाल के दौरान, एएनसी के दौरान, एनम 14 से 16 सप्ताह में दूसरी भेंट के दौरान या चौथे माह पर आयरन की गोली उसको देगी, जो कि 100 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएगी। चौथा काम, जच्चा को ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देगी। पांचवा काम, टीटी का इंजेक्शन लगाएगी। छठा काम, गर्भवती महिला के कुछ टेस्ट कराएगी, ब्लड प्रेशर, एनीमिया और ये। और अगला काम हाई रिस्क है, अगर उसको लग रहा है कि उसके उपकेंद्र पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, कुछ एबनॉर्मल हैं, तो वो उसको तुरंत क्या कर देगी? रेफर कर देगी। बस ऐसे याद कर लेना फटाफट, 4-5 पॉइंट हैं ये। कब के हैं? प्रसव पूर्व। अब बात हम करते हैं प्रसव के दौरान देखभाल। प्रसव के दौरान देखभाल, ये उपकेंद्र पे तो पढ़ना है सब हम। प्रसव के दौरान देखभाल, इंट्रानेटाल केयर, INC, इंट्रानेटाल केयर, INC। अब इसमें सबसे पहला काम होगा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। एनम का सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। यानी ये उस औरत से जाकर मिलेंगी, गर्भवती महिला से जाकर मिलेंगी और उनसे कहेंगी कि आप अस्पताल में ही अपने बच्चे को जन्म कराएं। यही तो हुआ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव, कि आप हॉस्पिटल में जाएं,
सरकारी अस्पताल में ही आप क्या कराएं, अपने बच्चे को जन्म दिलाएं। और पहली चीज, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं मानते, जो कहते हैं कि नहीं भाई हम घर पे ही जो है अपने बच्चे को कराना चाह रहे हैं, या उपकेंद्र पे, तो उपकेंद्र पे तो उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो उपकेंद्र पे करा लो या घर पे करा लो, बात एक ही है। ठीक है, तो घर पर भी प्रसव कराया जा सकता है एएनएम के द्वारा। और जब वो घर पर प्रसव कराएगी तो उसकी जो अटेंडेंस है, उसकी जो अटेंडेंस है वो अपने ऊपर के अस्पताल में उसको भेजेगी कि मैंने यहाँ पर, नॉर्मल सी बात है, इसमें मैं क्या लिखा हूँ आपको भाई, अगर मैंने मान लीजिए आप एएनएम बन गए और मैं आपका सुपीरियर डॉक्टर हूँ या कोई भी हूँ, तो आपने अगर जो आपने मेरे पास भेज दिया अस्पताल में वो तो ठीक, वो तो मैं खुद रजिस्टर्ड कर लूंगा। अब जो आपने खुद अपने कहा तो उसकी तो आप मुझे गिनती कराओगे ना कि हमने महीने में इतनी डिलीवरी करी, तो ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। तो इसमें इतना ध्यान आप रख लेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा काम है वो यही है, प्रसव के दौरान केयर क्या करनी है कि उसको यही मोटिवेट करना है कि आप जो है इसे कहाँ लेकर जाइए, अस्पताल लेकर जाइए, आप वहां पर ज्यादा सुरक्षित रहेंगी, ज्यादा आपका फायदा होगा। और तीसरी कौन सी आती है, तीसरी प्रसव के बाद। प्रसव के बाद देखभाल, पोस्ट नेटाल केयर, पोस्ट नेटाल केयर, पोस्ट नेटाल केयर। अब इसमें क्या है, अब बालक पैदा हो गया है, अब बालक जो पैदा हुआ है तो यहां पर सबसे टफ सवाल आपका बनता है कि जब आपके, अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गई, आपके कहे या तो डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल होगी या डिलीवरी होम डिलीवरी होगी। होम डिलीवरी का मतलब घर पे, हम प्राइवेट को तो इसमें गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्राइवेट में वो चला गया तो फिर एएनएम के कार्यों से तो मुक्त होगी ना चीजें। भाई कोई बच्चा किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर जन्म ले रहा है तो वहां पर एएनएम का कार्य, ड्यूटीज खत्म। एएनएम की ड्यूटीज तो तभी तक है जब वो उसके सुपरविजन में बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो अस्पताल में हो चाहे वो घर पे हो, तो उस बच्चे के जन्म के बाद भी एएनएम की केयरिंग बनती है, उसी को कहते हैं प्रसव के बाद देखभाल। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो बनता है विजिट को लेकर। किसको लेकर, विजिट को लेकर, कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उस बच्चे को, यानी अब जच्चा बोल सकते हैं हम, अब जच्चा को और बच्चा को देखने के लिए एएनएम कितनी बार उसके पास जाएगी, विजिट कितनी करेगी, बताइए। जाती हो कि नहीं, जाते हो देखने, कितनी बार जाते हो? देखिए मैंने कहा प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल पहले दिन जाना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिकली चीजें अलग हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना है ना, हमसे तो वो क्वेश्चन पूछेगा जो नियम है, जो लिखा गया है नियमावली में कितनी बार एएनएम को जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रख लें, अगर बालक घर पर पैदा हुआ है एएनएम के सुपरविजन में, तो एएनएम 7 विजिट करेगी। कितनी करेगी? और यदि बालक अस्पताल में पैदा हुआ है, कितने, कहां, तो 6 विजिट करेगी। क्या करेगी? 6। अब आप कहोगे एक कैसे घट गई, क्यों घट गई? मैंने आपको क्या बताया, मैं पहला बता देता हूं, यहां पे देखिए, आप लिखें पहले। हाँ मैं बता दे रहा हूं, देखिए बालक, शिशु शब्द यूज कर ले, शिशु जन्म के बाद एएनएम की विजिट, एएनएम की विजिट, समझ आ रहा ना? हम इंग्लिश हिंदी मिला के पढ़ने को दिक्कत तो नहीं हो रही इससे। विजिट का मतलब भेंट, भेंट लिखूंगा तो अजीब लगेगा, भेंट तो अजीब लगेगा ना, शब्दावली तो विजिट ही यूज होनी है। तो शिशु जन्म के बाद एएनएम की विजिट, तो मैंने यहां बताया कि ये हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे, 2 कैटेगरी में बांटेंगे। अगर जो शिशु का जन्म, या आप इसको लिख लें प्रसव
घर पर हुआ है तो कंडीशन अलग बनेगी, और अगर प्रसव संस्थागत हुआ है, संस्थागत का मतलब अस्पताल में, संस्थागत का मतलब क्या हो गया, हॉस्पिटल में हुआ है, तो संस्थागत हुआ है तो कंडीशन अलग बनेगी। कैसे बनेगी अब समझिएगा। अब कंडीशन अलग ये बनेगी कि जब अगर बालक घर पर हुआ है तो इनकी है एनम की कितनी विजिट बताई गई है, 7 विजिट, और जो अगर प्रसव अस्पताल में हुआ है तो इनकी बताई गई है कितनी विजिट, 6 विजिट। तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको संभाल कर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब अंतर क्या आया एक दिन का, कहां अंतर आया, अंतर ये आया मैडम कि जब बच्चा घर पर पैदा होगा तो सारी की सारी जिम्मेदारी उस एनम की बन गई, तो जिस दिन बालक पैदा होगा यानी पहले दिन भी उसको जाना पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा अस्पताल में पैदा होगा तो वहां एनम की जिम्मेदारी एटलीस्ट तब तक नहीं है जब तक वो अस्पताल में है, और 48 घंटे का नियम है। अस्पताल में कितने घंटे का नियम है रहने का, जच्चा का 48 घंटे का, यानी 30 दिन उसको घर भेज देना है। 48 घंटे के बाद उसको कहां भेज देना है, घर भेज देना है। तो तीसरे दिन घर पहुंचेगा बच्चा, और जैसे ही अब बच्चा घर पहुंचा तो वहां तीसरे दिन, तो यहां तो शुरू होगी तीसरे दिन से विजिट और यहां शुरू होगी पहले दिन से, बस यही अंतर आ गया। अब कब तक कौन कौन से दिन है, समझ में आ रही बात नहीं। एनम की विजिट बच्चा पैदा होने के बाद, तो पहले दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14 दिन, 21 दिन। पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन और 21वां दिन, 28वां दिन और 42वां दिन। 28 दिन, 42 दिन। अट्ठाईस दिन और 42 दिन। और ऐसे उधर लिख लीजिएगा, ऐसे ही जो है आपको उधर लिख ली है, लेकिन वहां कितने दिन शुरू करनी है, तीसरे से, वहां शुरू करनी है तीसरे से। तीसरा दिन जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो तीसरे दिन जाना है, फिर 7 दिन बाद जाना है, फिर 14वें दिन 14 दिन पर जाना है, फिर 21 दिन पर जाना है, फिर 28 दिन पर जाना है और फिर 42वें दिन पर जाना है। तो इस तरह से एनम की कुल 6 विजिट होंगी या 7 विजिट होंगी, जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आप ध्यान कर लेंगे उसको, ठीक है। इतना लिख लिया आपने, सबने लिख लिया इतना। अब इसके बाद कुछ और केयर हैं, मतलब कुछ अन्य देखभाल हैं। ये तो मातृत्व देखभाल हो गई, मतलब जो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई थी। कुछ और इनकी देखभाल होती है, मतलब एनम की जो और कार्य होते हैं, सॉरी देखभाल कह रहा हूं मैं, एनम के जो और कार्य हैं उपकेंद्र पर। उपकेंद्र पर एक काम तो ये पढ़ लिया, ये तो मेन काम था। ये तो आपके लिए इतना जरूरी है कि पिछली बार यहां से 2 सवाल हैं इस लिस्ट से जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। दुआ कीजिए फिर आ जाएं इस बार चेंज कर करके, है ना। तो क्योंकि पिछली बार हम पढ़कर नहीं गए थे, इस बार हम सब कुछ पढ़ कर जा रहे हैं, तो उम्मीद है आप ही नहीं पढ़ के जा रहे हैं, और लोग भी पढ़ रहे हैं। बेशक ठाकुरदार क्षेत्र की छात्राएं ना पढ़ रही हो, लेकिन मैं जब पेपर दिलाने गया था और आप लोग भी गए होंगे यूपी का, तो वहां पर आगरा, गोरखपुर, पूरब साइड की जो लड़कियां आई थी वो बहुत अच्छी तैयारी कर आई थी। क्योंकि जब वो इंटरवल काल हुआ था तो हम लोगों ने बातचीत भी की थी, तो मुझे लगा कि काफी ये लोग तो तैयार होकर आई हैं, और हम लोग गए हैं तो बिल्कुल तैयारी से नहीं गए।
उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर दो बातें हैं। एक तो वो नर्सिंग भी सरकारी करती हैं, तो उनकी स्कूलिंग अच्छी है नर्सिंग की। दूसरा, वहां पर नर्सिंग की कोचिंग बहुत है। आप यूट्यूब उठा के देख लीजिएगा, नर्सिंग पढ़ाने वाले जितने मास्टर हैं सब पूर्वी उत्तर प्रदेश के, कोई आपको अपने क्षेत्र का मिलेगा ही नहीं। तो इधर के लोग तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, या तो उसकी वजह यही है कि कोई तैयारी कराने वाला नहीं है। हम भी पहली बार प्रयास कर रहे हैं, शायद ये प्रयास कितना कामयाब हो, कितना आगे बढ़े वो अलग बात है, लेकिन पूरब साइड में बहुत सारे टीचर्स नर्सिंग की, सीएचओ की, जीएनएम की जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनकी रेगुलर क्लासेस चलाते हैं। तो वहां की लड़कियों को आप, कंपटीशन जो आपका है वो वहां की लड़कियों से होगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत सुदृढ़ करके जाएं। ठीक, तो कुछ अन्य कार्य लिख लेते हैं फटाफट से यहां से ऊपर बढ़ के। ये तो हमारी तीनों हो गई, एएनसी, आईएनसी और पीएनसी। अब यहां पर फिर से मैं हेडिंग डाल देता हूं, उपकेंद्र के अन्य कार्य, मतलब उपकेंद्र पर और क्या क्या काम होते हैं। तो पहला तो यह है कि जो गर्भपात होता है, साधारण गर्भपात, सुरक्षित गर्भपात के लिए काउंसलिंग की जाती है। पहला काम, सुरक्षित गर्भपात के लिए काउंसलिंग कौन करेगी? एनम। भाई एनम, गर्भपात का मामला में तो स्त्री टू स्त्री का है, तो स्त्री ही एक स्त्री को समझाएगी। ठीक है। दूसरा, परिवार नियोजन से संबंधित जागरूकता, और सेवाएं। अब क्या है इसमें? कॉपर्टी, नाम सुना होगा, कॉपर्टी, कॉन्डोम, गर्भ निरोधक, सब उपकेंद्र पर अवेलेबल होता है, सब बांटी जाती है वहीं से, लोगों को जागरूक किया जाता है इस चीज के लिए, एनम करती है। और एक क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता दूं, ये कॉन्डोम से क्वेश्चन आ चुका है, भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला गर्भ निरोधक। कॉपर्टी का तो फैशन आउट ही हो गया, जब से टैबलेट्स आ गई हैं, है ना, कॉपर्टी का यूज ज्यादा होता ही नहीं है। कॉपर्टी तो लगभग समाप्ति हो गई है, पहले कॉपर्टी बहुत लगाई जाती थी, अब भी लगाते हैं लोग। हाँ, तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, इस तरह के काम। और दूसरा, जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं उनको ग्रामीण स्तर पर लागू कराने का काम भी किसका होता है? इन्हीं का होता है, चाहे मलेरिया की रोकथाम हो, पल्स पोलियो अभियान हो, कोई सा भी। ठीक है, तो लिख देता हूं, ग्रामीण स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कराना, जैसे पल्स पोलियो अभियान,
कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कुष्ठ रोग वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण स्तर पर उपकेंद्र द्वारा यानी एएनएम या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा ही लागू कराए जाते हैं। ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या कह सकता है, और क्या कह सकता है, परिवार नियोजन को मोटिवेट करने के लिए ट्यूबेक्टोमी या बेसोक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या बेसेक्टोमी के लिए मोटिवेट करना, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप, इसको जनसंख्या नियंत्रण बोल दीजिएगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ट्यूबेक्टोमी, इसे कह देंगे नसबंदी। और वेसेक्टोमी, इसे कह देंगे नलबंदी। नसबंदी महिलाओं में होगा और ये पुरुषों में होगा। तो गर्भ निरोधक को कंप्लीटली बंद करने के लिए यानी बच्चा आगे पैदा ही ना हो, इसके लिए ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में की जाती है और वेसेक्टोमी किसमें की जाती है, पुरुषों में। ध्यान रखना ये उपकेंद्र पर नहीं होंगे। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है। लोगों को क्या करना है कि भैया आप अस्पताल में जाइए और ये वाला काम कराइए। तो मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने का मतलब क्या हो गया, प्रोत्साहित करना है। बहुत बढ़िया शब्द, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित करना है कि भैया आप जाकर कीजिए। देखिए ध्यान दें इस चीज को, अंतर समझ, ये यहां नहीं होगा, छोटा अस्पताल है ना, ये ऑपरेशन तो है दोनों, ये तो दोनों ऑपरेशन है, तो यहां पर होगा ही नहीं है। उपकेंद्र पे अभी हम उपकेंद्र पढ़ रहे हैं ना, उपकेंद्र कार्य, तो उपकेंद्र पे होगा ही नहीं। उपकेंद्र के लोग जो हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर, वो लोगों को, एक पुरुष को प्रोत्साहित करेगा, एक महिला को। ये इस तरह से काम होंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्या थे, पहली जो हमने पढ़ी आपको उपकेंद्र, जो हमने उपकेंद्र पढ़ा वो ये उपकेंद्र था। उपकेंद्र में कोई बेड सुविधा नहीं होती, किसी भी प्रकार के बेड उपकेंद्र में नहीं होते। बेड सुविधा जो पहली शुरू होगी वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होगी, जहां पर 4 से 6 बेड होंगे। इसलिए बहुत ध्यान से रख लें कि आपको कोई भी बेड यहां पर नहीं होगा। बाकी वैक्सीनेशन और ये सब कुछ काम तो ऐसे जो मैंने जानबूझ कर लिखा ही नहीं है आपको, है ना। वैक्सीनेशन और ये सब चीजें तो आप कर लेंगे। इसमें जैसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बता दे रहा हूं मैं आपको। फील्ड विजिट करना, फील्ड विजिट तो करोगे ही। फील्ड विजिट मतलब अपने क्षेत्र का भ्रमण करना, उसमें कौन बीमार है कौन नहीं है ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पता कैसे लगाओगे आप गर्भवती कौन है, बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, तो फील्ड विजिट तो आ ही गया उसी में, है ना। और फील्ड विजिट बहुत जरूरी है ये। और फर्स्ट एड भी दोगे आप। फर्स्ट एड का समझ रहे हैं, अरे कोई अगर बुखार में है तो उसे बुखार की दवाई दोगे,
ये काम भी आपके हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि जो आशा हैं और जो दाई हैं उनको अपने साथ रखकर काम सिखाओगे, प्रशिक्षण दोगे, ट्रेनिंग दोगे। भाई उन्हें थोड़ी ना पता है, मान लो कोई नई आशा आपके पास आई है तो अपने साथ ट्रेन तो करोगे उसको कि क्या क्या तुम्हारे काम हैं, बताओगे। तो एनम का ये भी काम बन जाता है ना। और एंटीनेटाल चेकअप जो है उसमें आप जोड़ लीजिएगा, वो यूरिन शुगर भी जोड़ लीजिएगा, मतलब शुगर और यूरिन टेस्ट भी जोड़ ली। जहां लिखा है एंटीनेटाल टेस्ट, लिखा है एंटीनेटाल टेस्ट लिखा था, जहां मैंने आपको 3 टेस्ट लिखाए थे, वजन, बीपी और अच्छा हीमोग्लोबिन तो वही हो गया ना, रक्ताल्पता। नहीं समझे नहीं आप मेरी बात। एनीमिया का मतलब ही तो क्या हो गया, एनीमिया का मतलब हो गया रक्त की कमी, और हीमोग्लोबिन से आप क्या जांच रहे हैं, एचबी, रक्त की कमी। तो वो है एनीमिया। एनीमिया एक रोग का नाम है, टेस्ट जो होगा वो हीमोग्लोबिन का होगा। समझ में आ गया। तो हीमोग्लोबिन लिख लो और एक उसमें लिख लो शुगर, यूरिन शुगर। यूरिन शुगर, पेशाब की जांच भी होती है, ब्लड शुगर करा लेते हो, वो जल्दबाजी में आप करा लेते हो, लेकिन जो सही जांच होती है वो यूरिन शुगर ही होती है। हाँ हाँ, ब्लड शुगर तो टेम्पररी होती है ना, वो तो कभी कभी ना होती है, घबराहट से ही बढ़ जाती है। लेकिन जो वास्तविक जांच, सही जांच आती है ना किसी भी उसकी, मैंने क्या कहा, कराते नहीं है जनरली, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है उसमें। और यूरिन शुगर से मतलब ये हो गया कि आपको पूरी बेसिकली 3 माह की पूरी जांच मिलती है, कि हिस्ट्री मिलती है उससे पूरी आपको, है ना। लेकिन कोई नहीं, शुगर का आप ध्यान कर लें, शुगर की भी जांच होती है, बस उसमें शुगर ही तो ऐड करना है, हीमोग्लोबिन तो उसमें लिखा हुआ ही है। जो एनीमिया है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही तो पता लगाया जाएगा, खून की कमी। सब आता है अब, बिल्कुल अब आता होगा। मैं जब ये बढ़ाऊंगा आपको, अभी गृह भेंट, तो उसमें किट बताऊंगा आपको, किट। तो उस किट में क्या क्या होगा, कितने प्रकार के फोरसेप्स होंगे। फोरसेप्स जानती हैं, फोरसेप्स आप ऐसे जानते होंगे, औजार, औजार जान जाएंगी। फोरसेप्स वो जो चिमटियां होती हैं, कौन सी होगी, हेड फोरसेप्स, क्लिप फोरसेप्स, कौन कौन सी हैं, कैंची कितनी होंगी एक बैग में, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। सीजर, हाँ मैं सब पढ़ाऊंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। बस मैं ये देख रहा हूं कि कोई ऐसा पॉइंट मिस ना रह जाए। तो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जो आप जनरली पकड़ लोगे एग्जाम के दौरान, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका डेटा पता होना चाहिए। तो बाकी टीकाकरण वाले भी समझ गए पॉइंट, बस ठीक है। अब अगला टॉपिक होगा आपका पीएचसी, जो हम कल कवर करेंगे, ठीक है। पीएचसी ये इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया सारा काम तो यही हो गया ना, उपकेंद्र पे ही हो गया सारा काम। अब तो रेफर करना है ऊपर। वो तो वैक्सीनेशन है, वो तो वैक्सीनेशन है, वो तो वैक्सीनेशन है, उसका तो पूरा चार्ट बनवाऊंगा मैं। आप कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैक्सीनेशन है ना, कि जन्म मतलब माता को कितनी मिलेंगी, गर्भवती को क्या क्या डोज लगती हैं, गर्भवती तो जब तक रहेगी, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो बच्चे को कौन कौन सी है, काली खांसी की कितनी डोज है ना। तो ये 5-6 बीमारियां हैं जानलेवा। हाँ वो आईवी, आईएम, कोई नसों में लगेगा, आईवी इंट्रावेनिकल, कोई मसल्स में लगेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नस में नहीं, बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं बड़े की सबकी बताऊंगा। इंजेक्शन के प्रकार पूछा, अगर आपसे एंगल पूछा ना आपने, तो एंगल जो है एक तो होता है मतलब त्वचा के ऊपरी भाग में लगना, एक होता है त्वचा के अंदरूनी भाग में जाना। तो ये सब चीजें जो है ना इंजेक्शन पर डिपेंड करती हैं। कोई लगेगा यहाँ, कोई लगेगा यहाँ, जो ज्यादा मास में लगेगा वो यहाँ लगेगा नितंबों पर। तो वो सब आप उसके लिए परेशान, तो आगे का टॉपिक है, आप बैठो, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप तो ये देखें कि जितना आपने अभी तक पढ़ा वो हम एनम के लेवल से पढ़ रहे हैं या नहीं, बस ये आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।